हेलो फ्रेंड, दिस इज़ ममता सामरिया खंडेलवाल एंड यू आर वाचिंग एमएसके केमिस्ट्री। तो हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर 8 मेटलर्जी। स्टार्ट करते हैं विद फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। तो मेटल्स मेनली किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं? सॉलिड स्टेट में, लेकिन मर्क्यूरी एंड गैलियम ये रूम टेम्परेचर में लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज मेटल पजेसेस लस्टर। तो आप सभी जानते हैं मेटल्स में शाइन होता है, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, इन सब में शाइन होती है, हम ये महसूस कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है, इनकी शाइन टाइमली कम हो जाती है जब ये एयर में एक्सपोजर के लिए रख दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि एयर में ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन के साथ ही रिएक्ट करके अपने ऊपर एक ऑक्साइड लेयर बना लेते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम अपने ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर बना लेता है। तो इसलिए उनकी क्या होती है, शाइन टाइमली कम हो जाती है। थर्ड इज मेटल्स आर डक्टाइल एंड मेलिएबल इन नेचर एंड ऑल्सो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो हम सभी जानते हैं मेटल्स की शीट्स बनाई जा सकती हैं, मेटल्स के वायर बनाए जा सकते हैं। 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर लंबा वायर बनाया जा सकता है। और जो सिल्वर और कॉपर होते हैं, दीज टू मेटल्स आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है। और जो लेड होता है, दिस इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट। तो ये दोनों आपको पता होना चाहिए। जनरली मेटल्स आर हार्ड। तो हार्ड तो होते ही हैं मेटल्स, आप जानते हैं। जैसे कि हमारे घर में हम देख सकते हैं एल्यूमिनियम के बर्तन होते हैं और ये कॉपर के भी बर्तन होते हैं, तो ये सभी हार्ड होते हैं। लेकिन कुछ मेटल्स होते हैं जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, दीज आर वेरी सॉफ्ट मेटल एंड कैन यू इमेजिन, हम इन्हें चाकू से भी कट कर सकते हैं। आप आयरन को कट करके देखिए, क्या आप कट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। लेकिन ये कुछ मेटल्स हैं जो आपको याद रखने हैं, ये सॉफ्ट होते हैं। अगली बात करते हैं हम, मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। टंगस्टन, टंगस्टन का सिंबल होता है डब्ल्यू। इसका हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है एंड इट इज़ 3422 डिग्री सेंटीग्रेड, ये आपको याद रखना है। और वहीं अगर हम बात करें सोडियम, पोटेशियम, मर्क्यूरी एंड गैलियम, ये मेटल होते हैं, इनका बहुत ही कम मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट, सोनोरेटी के बारे में तो आप जानते ही हैं। जब घर स्कूल में घंटी बजती है तो आपको कितना अच्छा लगता है, स्कूल की छुट्टी होने वाली है। तो जो मेटल्स क्या होते हैं, जब ये स्ट्रक करते हैं एक दूसरे के साथ, तो ये सोनोरिटी यानी कि सोनोरस साउंड जनरेट करते हैं। घर में जब बर्तन गिर जाते हैं तब भी हमें ऐसी आवाज़ महसूस होती है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर मूव करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। अब नॉन मेटल्स की बात करते हैं। तो नॉर्मली जो नॉन मेटल्स होते हैं, या तो वो सॉलिड होते हैं या वो गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको ब्रोमीन का ध्यान रखना है कि ये जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। तो ब्रोमीन एग्जिस्ट एज लिक्विड स्टेट इन रूम टेम्परेचर। सेकेंड पॉइंट है, जनरली नॉन मेटल्स डू नॉट पजेस लस्टर, मतलब नॉन मेटल्स में कोई शाइन नहीं होता है। लेकिन इसमें एक्सेप्शन है, आयोडीन के क्रिस्टल्स, ये कैसे होते हैं? शाइनी होते हैं। तो आयोडीन के क्रिस्टल में शाइन होता है, ये आपको याद रखना है। जनरली नॉन मेटल्स आर नॉट हार्ड, नॉन मेटल्स हार्ड नहीं होते हैं। लेकिन डायमंड को हम कैसे भूल सकते हैं? डायमंड इज नॉन मेटल विच इज एक्सेप्शन एंड इट इज हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। ओके। जनरली नॉन मेटल्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एंड आर बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन तो हमें याद रखना है कि जो ग्रेफाइट होता है और जो डायमंड है, ये दोनों कार्बन के एलाट्रॉप है। एलाट्रॉप क्या होते हैं कि एक ही एलिमेंट के जो डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स होते हैं उन्हें हम एलाट्रॉप्स बोलते हैं। तो ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड डायमंड इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट इट इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो ये आपको ये स्टार मार्क कर लीजिए यहाँ पे। और नेक्स्ट इज अनलाइक मेटल्स, नॉन मेटल्स आरंट मेलिएबल एंड डक्टाइल। तो यहाँ पे हमारा सेकेंड स्लाइड कंप्लीट होता है। नेक्स्ट स्लाइड की ओर मूव करते हैं। नाउ वी टॉक अबाउट द रिएक्शन ऑफ मेटल्स। तो यहाँ पे कुछ रिएक्शंस पे आपको ध्यान देना है कि जो मेटल्स होते हैं ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं और मेटल ऑक्साइड्स बनाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर बना लेता है अपने ऊपर। तो सोडियम एंड पोटेशियम आर वेरी रिएक्टिव मेटल। ठीक है। जब इनको हम एयर में अगर ओपन रख दें तो ये क्या करते हैं, दे कैचेस फायर ऑन एक्सपोजर टू एयर, सो टू प्रिवेंट एक्सीडेंट इन लेबोरेटरी इट इज़ कैप्ट इन कैरोसिन। तो आपने देखा होगा लेबोरेटरी में कैरोसिन के अंदर ही सोडियम मेटल को रखा जाता है। तो इसकी रिएक्शन हम लिख लेते हैं कि जब ये सोडियम मेटल रिएक्ट करता है एयर के साथ यानी कि ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बनता है? सोडियम ऑक्साइड। ठीक है। इस तरीके से ये रिएक्शन है इसकी।
चलिए आगे हम बात करते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म ऑफ बर्निंग मैग्नीशियम रिबन इन द एयर। तो लेबोरेटरी में ये एक्सपेरिमेंट आप करते हैं, इसकी जब ऑक्सीजन से रिएक्शन होती है तो क्या बनता है 2MgO, ठीक है, इसका वाइट पाउडर बनता है। नेक्स्ट इज सोडियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो इसकी रिएक्शन हम लिख लेते हैं। सोडियम ऑक्साइड है ना, जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा ट्वाइस NaOH। वहीं अगर आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड अगर वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो बनेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये इसकी रिएक्शन है। पहले हमने इनके ऑक्साइड्स बनाए और जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट हम मूव करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपसे पूछा जाए कि कोई ऐसे दो ऑक्साइड्स का नाम बताइए जिनका नेचर एम्फोटेरिक होता है। देखिए जनरली जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं, मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं इनका नेचर कैसा होता है, बेसिक होता है। जैसे कि आपने अभी देखा ना इनका नेचर बेसिक होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये किससे बनते हैं, सोडियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये बनते हैं, इनका नेचर बेसिक होता है। लेकिन जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और जिंक ऑक्साइड इनका नेचर कैसा होता है, एम्फोटेरिक, यानी कि ये एसिड से रिएक्ट करके सॉल्ट प्लस वाटर बनाते हैं और बेस से रिएक्ट करके भी सॉल्ट प्लस वाटर बनाते हैं। तो पहले हम जिंक की रिएक्शन लिख देते हैं। जिंक ऑक्साइड, ठीक है, अगर ये एसिड से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा ZnCl2 प्लस H2O। उसी तरीके से ये जिंक ऑक्साइड अगर बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, ये दोनों रिएक्शंस आप लिख लीजिए, सोडियम जिंकेट Na2ZnO2। तो ये तो हो गई जिंक की रिएक्शन। अब हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड की भी रिएक्शन लिख लेते हैं, Al2O3 प्लस 6HCl। तो इससे क्या बनने वाला है ट्वाइस AlCl3 प्लस थ्राइस H2O। और वहीं अगर ये रिएक्ट करता है बेस के साथ तो क्या बनेगा, इट विल फॉर्म ट्वाइस NaAlO2, सोडियम एल्यूमिनेट प्लस H2O, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपको ये ध्यान रखना है कि जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, इनका नेचर एम्फोटेरिक होता है। दे कैन रिएक्ट विद बोथ एसिड्स एंड बेसिस। आपकी टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज में भी ये क्वेश्चन है। नाउ मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर। तो यहाँ पे ध्यान रखिए, आप जानते ही हैं कि जब सोडियम और पोटेशियम वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलती है और साथ में हीट निकलती है। तो इनकी रिएक्शन हम लिख लेते हैं। जब सोडियम रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो इसके रिजल्ट में बनता है ट्वाइस NaOH प्लस, ध्यान देने वाली बात ये हाइड्रोजन गैस यहाँ पे निकलती है और साथ में बहुत सारी हीट निकलती है। इसी तरीके से जब पोटेशियम रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो यहाँ पर भी क्या बनेगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, साथ में हाइड्रोजन गैस निकलेगी और बहुत सारी हीट निकलेगी, ठीक है। इसलिए हम बोलते हैं कि इनको पानी से दूर रखा जाता है, बिकॉज दे कैचेस फायर। अब यहाँ पे कैल्शियम के केस में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैल्शियम क्यों फ्लोट करता है वाटर के ऊपर। तो उसका जवाब क्या है कि कैल्शियम जब रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो बनेगा ही, लेकिन साथ में हाइड्रोजन गैस निकलती है, ठीक है। अब क्या होता है, दिस हाइड्रोजन गैस कलेक्ट्स ऑन द सरफेस ऑफ मेटल इन द फॉर्म ऑफ बबल, सो कैल्शियम फ्लोट्स ऑन द वाटर। तो कैल्शियम क्यों फ्लोट करता है, इसका जवाब है यहाँ पे। अब एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक ये क्या करते हैं, ये दे डू नॉट रिएक्ट विद ईदर कोल्ड और हॉट वाटर। तो मतलब ये पानी से रिएक्ट नहीं करते, तो किसके साथ करेंगे, ये रिएक्ट करते हैं स्टीम के साथ। स्टीम का मतलब क्या होता है, स्टीम का मतलब होता है H2O गैस, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं और एल्यूमिनियम क्या बनाएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है। ये किसका बनाएगा, ये आयरन का ऑक्साइड बनाएगा Fe3O4, और जिंक बनाएगा जिंक ऑक्साइड, दैट इज ZnO, ठीक है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात क्या है कि ये स्टीम से रिएक्ट करते हैं, H2O लिक्विड से रिएक्ट नहीं करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मेटल की एसिड से रिएक्शन होती है तो सॉल्ट बनता है और साथ में हाइड्रोजन गैस बनती है, ठीक है।
तो यहाँ पे मेटल की एक रिएक्टिविटी सीरीज़ आपकी टेक्स्ट बुक में भी दी हुई है, तो उस सीरीज़ के हिसाब से आपको ये ऑर्डर एग्जाम के लिए याद रखना है कि अगर ये 4 मेटल है तो इनकी रिएक्टिविटी सीरीज़ में मैग्नीशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, देन एल्यूमिनियम, देन जिंक एंड देन आयरन। तो क्या करते हैं कि ये जो मेटल है ये एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, सल्फेट्स और क्लोराइड्स बनाएंगे और साथ में हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेंगे। तो ये हमने ऑलरेडी यहाँ पे लिख लिया है कि ये सॉल्ट बनाएंगे और साथ में हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेंगे। ये हाइड्रोजन आपको यहाँ पे गैस भी लिखना है, ठीक है। अब जब ये मेटल नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो मेटल के नाइट्रेट्स बनाते हैं और साथ में नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स रिलीज होते हैं। तो यहाँ पे कॉपर के केस में दो चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है कि जब कॉपर रिएक्ट करता है किससे, कॉन्सनट्रेटेड HNO3 के साथ, तो कॉपर नाइट्रेट तो बनेगा ही और साथ में क्या बनेंगे, ऑक्साइड्स बनेंगे नाइट्रोजन के, ठीक है। इसे इसका कलर कैसा होता है, ब्राउन कलर का होता है। ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है इसका कलर ब्राउन होता है। ये कैसा है आपका, कॉन्सनट्रेटेड HNO3। वहीं अगर कॉपर रिएक्ट करेगा किसके साथ, डाइल्यूट HNO3 के साथ, तो रिएक्शन कुछ इस तरीके से होगी। तो रिएक्शन होगी यहाँ पे थ्राइस Cu, यहाँ पे भी ये 3 लेना होगा आपका, नाइट्रेट प्लस ट्वाइस NO प्लस 4H2O, ठीक है। तो इस तरीके से मेटल्स एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं। ना दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड, ठीक है। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद सॉल्ट्स ऑफ अदर मेटल्स, इसको बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आपने तो सुना ही होगा कि कॉपर सल्फेट में अगर आयरन का नेल डाल देते हैं तो कॉपर मेटल डिस्प्लेस हो जाता है और आयरन सल्फेट बन जाता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे लॉजिक क्या है, क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की? तो हम जवाब बता देते हैं कि यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज का क्या है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, पोटेशियम, लिथियम, सोडियम एंड कैल्शियम, ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, ठीक है। उसी तरीके से आपका मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन और लेड, दीज आर मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स, ठीक है। और जो हमारे ये जो कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम, डायमंड नहीं, मतलब जो ज्वेलरी वाले हमारे मेटल है ना, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम, ये सब कैसे, लेस रिएक्टिव मेटल्स है, तभी तो हम उनकी ज्वेलरी बनाते हैं। ना वो वाटर से रिएक्ट करते हैं, ना वो एयर से रिएक्ट करने में इंटरेस्ट रखते हैं, है ना। तो ये जो मेटल्स होते हैं दीज आर लेस रिएक्टिव मेटल्स। अब देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होने के लिए जो कंडीशन क्या है, मान लीजिए आपने किसी सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल का लिया है, जैसे मान लीजिए आपने कॉपर सल्फेट ही ले लिया है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपके मेटल यानी कि कॉपर का सॉल्ट सॉल्यूशन हो गया। अब इसको किस मेटल के साथ डिस्प्लेस किया जा सकता है, तो ये इससे जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, व्हेन मेटल इज मोर रिएक्टिव देन द सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल बी, तभी आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। तो उस बेसिस पे आप देखिए कि यहाँ पे कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव मेटल कौन है, ये सारे कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है। तो ये सारे के सारे मेटल कॉपर को डिस्प्लेस कर देंगे उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से। सो कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कैन बी डिस्प्लेस्ड बाय यूजिंग मेटल्स लाइक आयरन, जिंक और एल्यूमिनियम। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का लॉजिक आपको ध्यान रखना है, सॉल्ट सॉल्यूशन से मेटल तभी डिस्प्लेस हो पाएगा जब आप उसकी रिएक्शन उससे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल से कराएंगे। और पता कैसे चलेगा, रिएक्टिविटी सीरीज जो टेक्स्ट बुक में दी है वहाँ से हमें पता चल जाएगा। चलिए आगे की बात करते हैं, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद नॉन मेटल्स। तो जब मेटल और नॉन मेटल की रिएक्शन होती है तो क्या बनते हैं, बिल्कुल आयोनिक कंपाउंड्स बनते हैं। और ये कैसे बनते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम मेटल एटम्स टू द नॉन मेटल एटम्स, ठीक है। और यहाँ इलेक्ट्रॉन्स का कंप्लीट ट्रांसफ़र होता है। तो आपने NaCl के बारे में तो सुना ही होगा, सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज करता है, Na पॉजिटिव बनाता है, और इसी इलेक्ट्रॉन को जब क्लोरीन गेन करता है तो वो क्लोराइड आयन बना देता है, और इन दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं और आयोनिक कंपाउंड बन जाता है। तो इस तरीके से पोटेशियम, मैग्नीशियम, सोडियम रिएक्ट विद क्लोरीन गैस टू फॉर्म पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड एंड सोडियम क्लोराइड। तो ये सारे के सारे क्या हैं, आयोनिक कंपाउंड्स हैं। अब हम आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी की बात करते हैं कि आयनिक कंपाउंड्स की क्या प्रॉपर्टी होती है। तो पहली बात, आयोनिक बॉन्ड्स आर फॉर्म बिटवीन कैटायंस एंड एनायंस, मतलब ये पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज होते हैं, ये नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज होते हैं। अ कैटायन इज फॉर्म
when a metal loses a valence electron, while an anion is formed when a non-metal atom gains a valence electron. तो इस तरीके से केटायन एनायन बनते हैं. अब इन केटायन एनायन के बीच में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होता है. ठीक है. अब these positive and negative charges balance each other, so ionic compounds are electrically neutral. आयोनिक कंपाउंड कैसे होते हैं, क्रिस्टलाइन इन नेचर. हमारे घर में ही देख लीजिए सॉल्ट NaCl, इसका नेचर कैसा होता है, क्रिस्टलाइन होता है. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन केटायन एंड आयंस आर हाई, सो आयोनिक कंपाउंड शो हाई मेल्टिंग पॉइंट. नाउ वी टॉक अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स. तो ये आयोनिक कंपाउंड्स कैसे होते हैं. आयोनिक कंपाउंड्स एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट एंड आर हार्ड. सेकेंड इज आयोनिक कंपाउंड्स आर ब्रिटल. ब्रिटल मतलब इनको ब्रेक किया जा सकता है एंड कैन बी ब्रोकन डाउन. थर्ड इज इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन केटायंस एंड आयंस आर हाई, सो शो हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. आयोनिक कंपाउंड्स आर वाटर सोल्यूबल, ये तो आप जानते ही हैं. NaCl, KCl, MgCl2, किसी को भी आप वाटर में डिजोल्व बड़ी आसानी से कर सकते हैं. आयोनिक कंपाउंड्स कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. व्हेन इन सॉलिड स्टेट, तो जब ये सॉलिड स्टेट में होते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते. उसका रीज़न क्या है, बिकॉज आयंस आर हेल्ड इन फिक्स्ड पोजीशन एंड कैन नॉट मूव. और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए आयंस का मूवमेंट जरूरी है. अब क्योंकि सॉलिड स्टेट में इनका पोजीशन फिक्स होता है तो ये मूव नहीं करते हैं. इसी तरीके से आयनिक कंपाउंड्स कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मॉल्टन स्टेट और इन एक्वस सॉल्यूशन एज आयंस आर फ्री टू मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. तो ये दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखने हैं. आयनिक कंपाउंड्स इन मॉल्टन स्टेट और इन देयर एक्वस सॉल्यूशन आर सेड इलेक्ट्रोलाइट्स. ओके. नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स. सो नॉन मेटल्स रिएक्ट मोर विद मेटल्स देन विद नॉन मेटल्स. मतलब नॉन मेटल मेटल के साथ रिएक्ट करने में ज़्यादा इच्छा रखता है बजाय नॉन मेटल की. और आप जानते ही हैं मेटल और नॉन मेटल के बीच में जब रिएक्शन होती है तो क्या बनते हैं, आयोनिक कंपाउंड्स बनते हैं. सेकेंड इज यूजुअली नॉन मेटल्स रिएक्ट विद अदर नॉन मेटल्स इन हाई टेम्परेचर. मोस्ट नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद एयर इन रूम टेम्परेचर. ये आप जानते हैं ज़्यादातर मेटल्स तो रिएक्ट कर लेते हैं ऑक्सीजन के साथ, लेकिन नॉन मेटल्स जनरली रिएक्ट नहीं करते हैं. नॉन मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड और न्यूट्रल ऑक्साइड. तो यहाँ पे आप देखिए कि बेसिक ऑक्साइड कभी नहीं बनेंगे. अब जैसे CO2 है, ये कैसा है, एक एसिडिक ऑक्साइड है. ठीक है. वहीं कार्बन मोनोऑक्साइड एक कैसा ऑक्साइड है, इट इज़ न्यूट्रल ऑक्साइड. ध्यान रखना है आपको, कार्बन मोनोऑक्साइड का नेचर न्यूट्रल होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का नेचर एसिडिक होता है. जनरली ये रूल है कि जो मेटल्स के ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं और जो नॉन मेटल्स के ऑक्साइड्स होते हैं वो ज़्यादातर एसिडिक इन नेचर होते हैं, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड. लेकिन कुछ कुछ ऑक्साइड्स होते हैं जो कैसे होते हैं, न्यूट्रल इन नेचर. कार्बन मोनोऑक्साइड इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है. नेक्स्ट इज नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर और स्टीम टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस, एज नॉन मेटल्स गिव इलेक्ट्रॉन्स टू रिड्यूस द हाइड्रोजन आयंस ऑफ वाटर इनटू द हाइड्रोजन गैस. तो इसलिए जो मेटल्स तो हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करते हैं, लेकिन नॉन मेटल्स जो होते हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं करते हैं. Non-metals do not react with dilute acids, and reaction of non-metals with hydrogen under certain condition takes place. तो उसमें जैसे H2S बन जाता है, NH3 बन जाता है, लेकिन वहाँ पे कुछ स्पेशल कंडीशंस लागू होती हैं.